सर चालू होगा। हेलो फ्रेंड्स, अब हम हेरिडिटी क्लास 10th में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस ये चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने इसके पहले इवोल्यूशन क्या होता है ये समझे, अब इवोल्यूशन होता है कि इसके लिए एविडेंस देखे हमने, ठीक है, और समझने की कोशिश की, ठीक है। अब इसमें से हम देखेंगे आज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब ये डार्विन्स थ्योरी क्या कहती है, क्या है क्या नहीं, समझना पड़ेगा। तो चार्ल्स डार्विन इस वैज्ञानिक ने, चार्ल्स डार्विन कलेक्टेड द इन्यूमरेबल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी बहुत ज़्यादा पैमाने पे प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेन इसने कलेक्ट किया, एंड डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द चार्ल्स डार्विन ही पब्लिश्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इन्होंने क्या काम किया, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेन कलेक्ट किया, इन्यूमरेबल, ठीक है, और अपने उनके खुद के ऑब्जर्वेशन के ऊपर उन्होंने क्या काम किया, नेचुरल सिलेक्शन ये की थ्योरी पब्लिश की, ठीक है। और he published the theory of natural selection which reaches the survival of fittest, मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो परिस्थिति में फिट होगा वो ही सरवाइव करेगा, दूसरा नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। अब इसमें डार्विन सेज दैट, हाँ, अब फिर फॉर दिस पर्पज डार्विन पब्लिश एक बुक भी उन्होंने पब्लिश किया। उस बुक्स का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस बुक्स का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। समझ में आया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज का निर्माण कहाँ से हुआ, उसका ओरिजिन क्या है, एक उन्होंने बुक लिख डाली, ठीक है। अब उसके बाद में इनकी डार्विन थ्योरी क्या कहती है, ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, क्या कहते हैं इनका पहला स्टेटमेंट, इनका कहना है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली मतलब लार्ज क्वांटिटी में, हर जो भी ऑर्गेनिजम्स है बहुत ज़्यादा पैमाने पे रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब इसके बाद में, अब रिप्रोडक्शन तो कर दिया, ठीक है, मान के चलो कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स ले लीजिए, प्लांट्स ले लीजिए, प्लांट्स या एनिमल्स ले लीजिए, तो वो क्या काम करेंगे, रिप्रोड्यूस बहुत सारे करेंगे, लेकिन उनमें क्या निर्माण होगा, कंपटीशन फॉर सर्वाइवल, ठीक है। सस्टेन होने के लिए उनके में क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स compete with each other in threatening manner for shelter, food and mating also, ठीक है। इन चीजों के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेटिंग के लिए, उनमें कैसा होगा, एक कंपटीशन होगा। फिर जब कंपटीशन होगा तो जो जीता वो सिकंदर, ठीक है, यानी जो कंपटीशन में सक्सेस हो गया वो सस्टेन करेगा, और जो हार गया, जो
उसमें कंपटीशन में हार गया वो पेरिश हो जाएगा, मतलब दी एंड हो जाएगा उसका। ठीक है, ये नेचुरल सिलेक्शन का ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन विच शो मॉडिफिकेशन एसेंशियल फॉर विनिंग द कंपटीशन। वही जो है वही जीतेंगे जिसके ऊपर जो मतलब जिसमें मॉडिफिकेशन होगा जीतने के लिए। अब बताइए, एक घास है, घास के ऊपर बहुत सारे, किसी पेड़ के ऊपर बहुत सारे बक्स हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के बक्स है मान के चलो, एक ग्रीन कलर का और दूसरे हैं रेड कलर के। सर बक्स से क्या होता है? अरे वो कीड़ा होता है, कीड़ा खाइए। ठीक है, तो ये जो है उसको मान के चलो कोई पक्षी खा रहा है, कोई बर्ड्स को खा रहा है। ठीक है, अब पूरे एक साथ फैले हुए हैं। ठीक है, तो किसको खाएंगे? वो ग्रीन को खाएंगे, रेड को खाएंगे? रेड को खाएंगे, क्योंकि रेड एक कैसा है, उनको दिखेगा। ठीक है, तो मॉडिफाइड कैरेक्टर्स ग्रीन जो है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। सही बात है ना? यानी ग्रीन वाले कैसे हो जाएंगे कि उसमें बचेंगे, और हारेगा कौन? रेड। अब समझ में आई बात? जो जीता वो सिकंदर है। तो उसमें क्योंकि जो कौवा है, यदि कौवा एक पक्षी मान के चलो, वो यदि खा रहा है तो उसको रेड वाले दिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स कैन, उसके बाद में तो उसमें मॉडिफिकेशन है, एसेंशियल मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे क्या, कौन सा ग्रीन कलर एक मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड कैरेक्टर है इसमें। ठीक है, इसलिए बच गया। ठीक है, और इसमें रेड कलर जो है वो उसके लिए घातक था। ठीक है, इसलिए उनकी संख्या कम होगी। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद में देखिए, सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म द रिप्रोडक्शन एंड देयरबाय गिव राइज टू न्यू स्पीशीज विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। ठीक है, क्या कहते हैं कि जो जीता, मान के चलो एक ग्रीन वाले जीते, तो वो क्या काम करेंगे? रिप्रोडक्शंस करेंगे, जनरेशन टू जनरेशन बहुत सारा रिप्रोडक्शन करेंगे और अपनी संख्या बढ़ाएंगे। ठीक है, एंड परफॉर्म द रिप्रोडक्शन देयरबाय गिव राइज टू नए स्पीशीज का उसमें निर्माण होगा। ठीक है, नए स्पेसिफिक उसमें कैरेक्टर्स आएंगे। समझ में आ गई बात? अब डार्विन क्या कहते हैं कि एवरी ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, मतलब लार्ज नंबर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट उसमें ये होते हैं, और फिर वो जो निकलते हैं, दिस ऑर्गेनिजम्स कॉम्पीट विद ईच अदर फॉर शेल्टर एंड फूड वगैरह। ठीक है, अब उसके बाद कॉम्पीट होने के बाद क्या होता है कि दोज ऑर्गेनिजम्स सस्टेन दैट हैव स्पेसिफिक मॉडिफाइड कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे मैं आपको ग्रीन और रेड की जो बात बताया बक्स की। ठीक है, तो उसमें मॉडिफाइड कैरेक्टर्स यानी वही बचेंगे जो सर्वाइव होने के लिए उस वातावरण में फिट हो, ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स बचेंगे, लेकिन बाकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में सस्टेनिंग और सिलेक्टेड जो ऑर्गेनिजम्स है, जो बचे हुए हैं और जो सिलेक्ट हुए हैं, नेचर ने जिसको सिलेक्ट किया है, तो वो रिप्रोडक्शंस करेंगे और उनमें किसी एक स्पेसिफिक प्रकार का क्या होंगे? कैरेक्टर्स निर्माण होंगे। क्या होंगे? कैरेक्टर्स निर्माण होंगे, और उस कैरेक्टर्स के ऊपर नई स्पीशीज का निर्माण होगा। ऐसा किसने कहा भाई? चार्ल्स डार्विन की ये थ्योरी समझ में आ गई? इसने तो बराबर कर कह दिया, हमने भी मान लिए, लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट किए, लेकिन कुछ लोगों को खुजली थी ऑब्जेक्शन लेने की। कोई कितना भी अच्छा करे, है ना,
तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेना है, लेते चलो। देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या जो भी पदाधिकारी कितना भी अच्छा काम करेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो कैसा है नेचुरल सिलेक्शन, ये कौन सा सिलेक्शन है? ये नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, यानी सिर्फ इवोल्यूशन के लिए नेचुरल सिलेक्शन यही फैक्टर सफिशिएंट नहीं है। इवोल्यूशन होने के लिए नेचुरल सिलेक्शन जरूरी नहीं है। ठीक है, ये इसके ऊपर इफेक्ट है। समझ में आ गया पहला ऑब्जेक्शन? ठीक है, किसी ने अगर आपको क्वेश्चन पूछा थ्योरी में, राइट द ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग द चार्ल्स डार्विन थ्योरी, तो क्या आंसर रहेगा आपका? नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, तो कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? म्यूटेशन। ठीक है, हमने इसके पहले जेनेटिक्स जीन्स वगैरह पढ़े थे। डीएनए में जीन्स होता है। ठीक है, डीएनए में क्या होता है? जीन्स होता है। ठीक है, और जीन्स के अंदर में उस डीएनए में कई चेंजेस होना मतलब म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, ये पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है डार्विन्स थ्योरी या डार्विन डिड नॉट मेंशन एन एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। ठीक है, इसने अपने थ्योरी में यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, इसने यूजफुल और यूजलेस के बारे में कुछ भी नहीं कहा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट है देयर इज नॉट एक्सप्लेनेशन अबाउट द चेंज, स्लो चेंज एंड एब्रप्ट चेंज। देखिए इवोल्यूशन में क्या होता है? चेंजेस होता है। तो इसने चेंजेस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। इसने बोला है सिर्फ वही रह सकता है जो जीता वो सिकंदर। ठीक है, लेकिन इसने वो नहीं कहा है कि स्लो चेंज होना या एब्रप्ट फास्ट चेंज हो जाना, फट से चेंज होना, ऐसा उसने नहीं ना कहा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ तक समझ में आ गई आपको? चार्ल्स डार्विन की पूरी थ्योरी समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, पूरा A to Z। किसी को अगर नहीं समझ में आया बेटा तो पूछ सकते हो। अब उसके बाद में है लेमार्किज्म थ्योरी। ठीक है, लेमार्किज्म थ्योरी। कौन सी थ्योरी? लेमार्किज्म। अब लेमार्किज्म क्या है? लेमार्किज्म से कहा है, इसका नाम है जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क। ठीक है, इसने और जीन्स लिख करके जॉन है पढ़ते बोलते। तो इसने क्या काम किया? मार्कोलॉजिकल चेंजेस occurring in living organisms responsible for evolution। ठीक है, अब ये मार्फोलॉजिकल चेंजेस आता है। क्यों आता है? क्योंकि मार्फोलॉजिकल चेंजेस तब आएगा जब कोई एक्टिविटीज होगी, एक्टिविटीज या और लेजीनेस ठीक है, लेजीनेस आएगा। अब लेजीनेस आने से क्या होगा? उसमें मार्फोलॉजिकल चेंजेस आएगा। ठीक है, कौन सा चेंजेस आएगा? वो जो कोई भी एक्टिविटी करेगा
ठीक है, उसके कारण उसमें वो ऑर्गेनिज्म क्या में क्या आएगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, क्या आया, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गया। ठीक है, और ये मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस आएगा, मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में जो चेंजेस आएगा, वही रिस्पॉन्सिबल होगा इवोल्यूशन के। रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। समझ में आ गई बात? समझ में आएगा रे? हाँ, समझ में आ गई बात? बिल्कुल सीधी सी बात है। एक्टिविटीज या लेजीनेस के कारण उस ऑर्गेनिजम्स में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएगा, या और वो मॉर्फोलॉजिकल चेंज काय के रिस्पॉन्सिबल होगा, हाँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। और इसी थ्योरी को उसने क्या नाम दिया है, लेमार्किज्म तो है। He called this concept as a principle of use and disuse of organ। इसी को नाम दिया उसने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यूज एंड डिसयूज ऑफ, इसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया ऑर्गन। समझ में आई बात? हाँ, ठीक। अब जो एक्टिविटीज जो है उसकी, इसमें एक एग्जांपल से देते हैं हम आपको, जिराफ। ठीक है, जिराफ क्या होता था, जो पेड़ यदि बड़ा होता था तो बड़े ऊपर की पत्ती उसकी काम की नहीं, काम मतलब ऊपर की जो पत्ती है वो नहीं खा पाते थे, पेड़ की नीचे की पत्ती खाते था, तो खत्म हो गई, खत्म नहीं। अब खत्म हुई हो सकती है, या तो सर ये तो इवोल्यूशन अनुमान पे ही है, खत्म भी हो सकती है, या फिर उसकी इच्छा हुई ज्यादा कम। ठीक है, अब उसने क्या काम किया है, खत्म भी हो सकती है, तो उसने क्या काम किया, उसकी नेक कैसी थी, छोटी थी। तुम्हारे बुक्स में देखिए जिराफ की, ठीक है, नेक कैसी थी उसकी, छोटी थी। अब उसकी जब नेक छोटी थी तो उसको नीचे की पत्तियों से, नीचे जितनी पत्ती थी उससे उसका पेट नहीं भर पाते था, या वो संतुष्ट नहीं हो पाते था। ठीक है, तो उसने क्या काम किया, अपनी नेक ऊंचा करने की कोशिश की जमीन में। ठीक है, और वही कैरेक्टर्स फिर उसके नेक थोड़ी सी लंबी हुई, और वो कैरेक्टर्स है, these characters are transferred from one generation to generation। समझ में आ गई बात? जिराफ का के बारे में हो गया। उसके बाद में दूसरा, सिमिलरली शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ, जो लोहा होता है ना, ऐसे हथौड़े मतलब हैमरिंग कर करके, हथौड़ा कर करके उसके मसल्स जोरदार हो जाता है, बॉडी पार्ट बन जाता है। ठीक है, उसके मसल्स होते हैं ना, तो लेमार्किज्म का कहना है कि ऐसे करते करते उसके मसल्स, यदि एक्टिविटीज से बने ना उसके मसल्स, ठीक है, तो मैंने आपको बता दें एक्टिविटीज, तो उसके मसल्स अच्छे बन गए, तो उसके आने वाले जनरेशन में उसके कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे। ऐसा कौन कहता है, लेमार्किज्म कहता है। ठीक है, फिर उसके बाद में wings of bird like ostrich and emu have become weak due to the no use। अब देखिए, ऑस्ट्रिच एक पक्षी है और ईमू पक्षी, ठीक है, तो इसके जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे से नहीं, छोटे से नहीं होते, वीक होते हैं। क्यों वीक होते हैं, वो हाँ, वो दौड़ता ज्यादा है, ईमू पक्षी दौड़ता है लेकिन उड़ता नहीं है, तो उसके पंख कैसे हो गए, उसके पंखे वीक हो गए, कमजोर हो गए। ठीक है, और वो ये कैरेक्टर जनरेशन जाएंगे, ऐसा लेमार्किज्म कह रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में लेग्स ऑफ स्वान एंड डक
ठीक है, ये पानी में रह रहे के इतना अच्छा मॉडिफिकेशन हुआ कि उनके जो पाँव हैं वो पूरे वेल डेवलप्ड होकर तैरने के लिए, स्विमिंग के लिए। जिसे उनके पाँव कैसे हो गए तैरने के लिए डेवलप हो गए, और उसके भी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो गए। ये एग्जांपल्स हो गया। तो हम इसमें से ये कह सकते हैं कि ये जनरेशन टू जनरेशन जाता है और उसमें आने वाले पीढ़ी में नए कैरेक्टर, नए स्पीसीज का निर्माण होता है, इवोल्यूशन होता है, ऐसा लेमार्किज्म ने कहा। ठीक है, और जो ये चेंजेस होता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स को कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। उनको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्या कहते हैं उनको? एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, और यही एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। समझ में आई बात? ऐसा लेमार्किज्म का कहना है। ठीक है, अब इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू द स्पेसिफिक एक्टिविटीज और डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज। हमने अभी आपको बताया कि डेवलपमेंट भी हो रहा है तो स्पेसिफिक एक्टिविटीज के कारण, तो और कुछ तो यूजफुल यूज और डिसयूज। किसी कैरेक्टर्स का यूज हो रहा है, किसी कैरेक्टर्स का, किसी लक्षणों का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यूज एंड डिसयूज थ्योरी अगर बोलते हैं तो इस थ्योरी का तो यही थ्योरी क्या कहलाती है? लेमार्किज्म। समझ में आ गई बात? उसके बाद में देखिए, इट हैज बीन वेरीफाइड अब ये तो हो गया, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ठीक है, अब ये लड़का है, इसने अपने बालों को कलर कर दिया, इसके आने वाला बच्चा क्या कलरफुल बाल बनेगा क्या? ठीक है, अब मुझे ये बताइए, वो आयरन स्मिथ जो है उसने अपनी भुजाएं तो जम कर मस्त बना दी, बॉडी बिल्डर बन गया, क्या उसके होने वाली जो औलाद होगी क्या वो वैसी बनेगी क्या? पॉसिबल है क्या? फिर कुछ लोगों ने इसके ऊपर विचार किया, मान के चलो रेट रेट है, मतलब चूहा है, एक मेल है और एक फीमेल है। ठीक है, सही में इसमें ऐसा लेमार्किज्म ने बोला तो ऐसा होता है क्या? एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो चूहे की पूंछ जो टेल है, दोनों की, मेल की भी और फीमेल की, उन दोनों को काट दिए और उनके होने वाला जो बच्चा बिना पूंछ का वो बनेगा क्या? पॉसिबल है क्या? ठीक है, तो ये भी इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन आना शुरू हो गया। इट हैज बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स दैट मॉडिफिकेशन ब्रॉट अस आर नो ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर मॉडिफाइड कैरेक्टर्स दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया, कौन सा एग्जाम्पल बताया आपको मैंने? चूहे का बताया, आयरन स्मिथ वाले का बताया, या किसी व्यक्ति ने अपने बाल काले कर लाल कर लिया। ठीक है, अरे उसको मतलब उसका मजाक मत उड़ाना, एक एग्जाम्पल से। ठीक है, तो उसका कोई ट्रांसफर हो, कैरेक्टर्स कोई उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होने वाले नहीं है। ठीक है, अब 24